हम्म। मैं डॉक्टर मंजू कंछल, मीरा गर्ल्स कॉलेज एसोसिएट प्रोफेसर, बीए थर्ड, हिस्ट्री, पेपर सेकंड और टॉपिक फिफ्थ। इसके पूर्व भी हम उपनिवेशवाद के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने उपनिवेशवाद का अर्थ, कारण, उद्देश्य, पुर्तगालियों द्वारा उपनिवेशीकरण का जो विस्तार किया गया उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम यूरोप के दूसरे देशों के बारे में अध्ययन करेंगे जिन्होंने इस उपनिवेशवाद को आगे बढ़ाया। उसमें प्रमुख जो देश है, पड़ोसी देश जो पुर्तगाल का था, वह है स्पेन। और स्पेन ने भी इस उपनिवेशीकरण में काफ़ी रुचि ली और उसी कारण उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया उसका भौगोलिक खोजों का यश दिलाने का कार्य स्पेन में जिस व्यक्ति ने किया वह था कोलंबस। और 1492 ईस्वी में समुद्री अभियान में विश्व इतिहास की इसे महानतम घटना कह सकते हैं, जब कोलंबस एक ऐसे द्वीप पर पहुंचा जो कि एकदम अज्ञात था और जिसके बारे में दुनिया में किसी को पता नहीं था। और अब यूरोप के लिए एक नए उपनिवेश की खोज करने में कोलंबस महत्वपूर्ण व्यक्ति बना। इसी कारण स्पेन में कोलंबस का अत्यधिक महत्व पाया जाता है। सबसे पहले हम स्पेन में इस विस्तारवादी नीति को अंजाम देने के लिए जिन विभिन्न महत्वपूर्ण भौगोलिक खोजों के प्रणेता का वर्णन करेंगे, उसमें कोलंबस जब इस दुनिया में पहुंचा, नई दुनिया में जिसका अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया था, उसके बाद फिर वह इस भौगोलिक अभियान की तरफ आगे बढ़ा और उसने बहामा द्वीप समूह, सेल्वाडोर, क्यूबा के उत्तरी पूर्वी तट, हैटी आदि की खोज की। फिर 1493 ईस्वी में कोलंबस को पुनः भेजा गया। इस दूसरे अभियान के अंतर्गत कोलंबस ने वेस्ट इंडीज़ के कई द्वीपों की खोज की और उनके तीसरे अभियान में फिर तीसरा अभियान कोलंबस ने किया, यानी 4-5 बार वह अभियान पर निकला। और तीसरे अभियान के अंतर्गत कोलंबस ने ट्रिनिडाड और ओरोनिको के मुहाने की खोज की। फिर चौथा अभियान उसने किया और चौथे अभियान में उसने कोस्टा रिका और होंडुरास के तटवर्ती प्रदेशों की खोज की। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 4 अभियानों के अंतर्गत कोलंबस ने कई प्रदेशों की खोज करके स्पेन के उपनिवेश विस्तार को आगे बढ़ाया। लेकिन ऐसे अन्वेषक और भौगोलिक खोजकर्ता का जो समय था अंतिम, वह अत्यंत ही दुखपूर्ण गुजरा, क्योंकि कोलंबस ने अपने अभियानों के द्वारा स्पेन के राजकोष को भरने का काम वह नहीं कर सका और न ही जिस वस्तुओं की स्पेन को डिमांड थी, जिसमें गरम मसाले, रेशम और विलासत की सामग्री को हम प्रमुख रूप से लेते हैं, उस सामग्री को भी वह स्पेन तक पहुंचाने में असफल रहा। और इसी कारण ये कहा जाता है कि स्पेन के जो शासक थे वो उससे बहुत नाराज़ हुए और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत दयनीय हो गई और उसके इसी कारण
दुख के कारण ही 1506 ईस्वी में इस महान नाविक की मृत्यु हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी कोलंबस का जो महत्व है इतिहास में, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। इसकी यात्राओं के बाद, कोलंबस की साहसिक यात्राओं के बाद स्पेन के अन्य लोगों को भी प्रेरणा प्राप्त हुई, और उसमें एक नाम, दूसरा नाम जो हम ले सकते हैं वो है अमेरिको वेस्पूची, जिसके नाम से इस नई दुनिया का, जहां कोलंबस पहुंचा था, नाम रखा गया। और इसका नाम इस अमेरिगो वेस्पूची के नाम से अमेरिका रखा गया। और उसने यह सिद्ध किया, अमेरिकी वेस्पूची ने वहाँ पहुंचकर यह सिद्ध किया कि यह एशिया का कोई भाग नहीं है, बल्कि यह एक अलग ही दुनिया है और एक अलग ही भाग है। और इसी कारण अमेरिगो के सम्मान में इसका नाम अमेरिका रखा गया। इसके बाद स्पेन वासियों में तीसरा जो व्यक्ति हुआ जिसने एक नए प्रदेश की खोज की, उसका नाम था पोथे दा लेआन, जिसने 1520-21 में फ्लोरिडा की खोज की। इसके बाद क्यूबा के पुर्तगाली गवर्नर ने एक प्रायद्वीप की खोज के लिए एक दल भेजा, और वह दल मध्य अमेरिका तक पहुंच गया, क्योंकि वहाँ की सभ्यता और संपन्नता की सूचना पुर्तगालियों को प्राप्त हो चुकी थी। और इसी प्रेरणा ने एक और स्पेनी खोजकर्ता को प्रेरणा प्रदान की, जिसका नाम है हर्नाडो कोर्टेज। और हर्नाडो कोर्टेज ने अपने 10 जहाज़ों के साथ और अपने 400-500 सैनिकों के साथ वह मेक्सिको के तट पर पहुंच गया, और उसने मेक्सिको में वहाँ के जो मूल कबीले थे और उन कबीलों और वहाँ के निवासियों के सहयोग से उसने वहाँ पर विनाश का काम किया। और उसके बाद वहाँ इतना अधिक उसने विनाश किया कि वहाँ का जो शासक था उसने उसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया, और कहा जाता है कि उसने काफ़ी मात्रा में स्वर्ण भेजा और उसको वापस लौट जाने का अनुरोध भी किया। लेकिन ये लालची जो स्पेनिश थे वह आगे बढ़ते चले गए और मेक्सिको के भीतरी भाग में पहुंच गए, और वहां जाकर कार्टेज ने वहां के शासक को चालाकी से कैद कर लिया और काफ़ी समय तक अपने नाम से वहां का शासन चलाया। और वहां काफ़ी शोषण स्पेन वासियों के द्वारा किया गया, और वहां स्पेनियों ने जितना भी नगर में सोना चांदी रत्न के भंडार उन्हें प्राप्त हुए, उन सब पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। और कहा जाता है कि यह नगर इतना सुंदर था, यहाँ की शिल्पकला जो थी वो इतनी सुंदर थी कि ऐसे लगता था कि वहाँ के जो पत्थर के मंदिर थे वो ऐसे लगते थे कि जैसे झील के पानी से निकलते हुए प्रतीत होते थे। इस प्रकार की शिल्पकला वहाँ देखने को मिलती है। और कहा जाता है कि 1521 ईस्वी में कोर्टेज ने यहाँ स्पेन के शासक को गद्दी से हटा दिया और अपना राज्य स्थापित कर लिया, और 3 वर्षों में स्पेन का पूरे राज्य पर नियंत्रण स्थापित हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, स्पेन का जो विस्तार करने वाले प्रमुख प्रेरणादायक अन्वेषक जो रहे उसमें सबसे पहला नाम हम कोलंबस का लेते हैं, दूसरा नाम हम लेते हैं अमेरिको वेस्पूची का लेते हैं, और इसके अलावा पोथे दा लेआन ने यहाँ पर प्रयास किया। उसके बाद हर्नाडो कोर्टेज ने मेक्सिको में महत्वपूर्ण कार्य किया।
इसके बाद एक और रोमांचक यात्रा स्पेन वासियों ने शुरू की और उसका जो लीडर था वो था फर्डिनांड मैगेलन। कहा जाता है कि यह एक पुर्तगाली था और स्पेन के राजा ने इसे मसालों के द्वीपों के जल मार्ग खोजने के लिए अपनी सेवा में रख लिया था। और कहा जाता है कि 1519 ईस्वी में मैगेलन अपने अभियान की तरफ रवाना हुआ और वह स्पेन से दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी अमेरिका की और प्रशांत महासागर की ओर जा घुसा। और कहा जाता है कि उसने जब वो अचानक ही प्रशांत महासागर की तरफ चला गया तो 4 महीने तक उसने बहुत ही कष्टदायक यात्रा की और 4 महीने के बाद वह एक द्वीप पर पहुंचा। और कहा जाता है कि इस द्वीप पर जो पहुंचने के बाद स्पेन का राजा उससे बहुत खुश हुआ और स्पेन के राजा ने इसका नाम फिलिपाइन रख दिया, क्योंकि फिलिपाइन जो नाम रखा गया कि स्पेन के युवराज के सम्मान में यह नाम इस द्वीप को दिया गया। और कहा जाता है कि जब यहाँ पर मैगेलन पहुँचा तो वहाँ के जो आदिवासी व्यक्ति थे उनके बीच में, द्वीप के जो आदिवासी व्यक्ति थे उनके बीच में मैगेलन और उसके जो साथी थे उनका झगड़ा हुआ। और उसमें झगड़े में कहा जाता है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई जिसमें मैगेलन और कई स्पेनियों की मृत्यु हो गई और जो कुछ स्पेनी बचे थे वो अफ्रीका का लंबा चक्कर लगाकर 1522 ईस्वी में स्पेन वापस पहुँचे। लेकिन फिर भी इस यात्रा का अत्यधिक महत्व स्पेन के इतिहास में पाया जाता है और इस घटना से यह पता चला कि जल मार्ग द्वारा की गई पृथ्वी की परिक्रमा घूमकर वापस वहीं आ जाती है। यानी चारों तरफ जो जलमार्ग का चक्कर लगाया गया उससे ये सिद्ध हो गया कि पृथ्वी का आकार और रूप केवल अमेरिका ही द्वीप मात्र नहीं है, एशिया का भाग नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। क्योंकि मैगेलन जो था अमेरिका से अफ्रीका की तरफ चक्कर लगाकर वापस अपने देश उसके सैनिक लौटे थे और इसी कारण यह वास्तविक रूप से सिद्ध हो गया कि अमेरिका एक द्वीप नहीं है, एशिया का भाग नहीं है और एक बहुत बड़ा महाद्वीप इसे कहा जा सकता है। फिर इसके बाद एक और साहसी स्पेनी ने एक अभियान प्रारंभ किया और उस साहसिक नाविक या अन्वेषक का जो नाम था वो था पिजारो। और पिजारो ने पेरू की खोज की। कहा जाता है कि पिजारो जब वहाँ पहुँचा पेरू तो उसकी सेना में 200 सैनिक थे और उसमें केवल 50 घोड़े थे और इस विस्तृत साम्राज्य जो कि 2000 मील की लंबाई तक फैला था उसको जीतने में केवल 200 सैनिक और 50 घोड़ों से सफलता इसने प्राप्त की। और इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि इतने कम सैनिकों के प्रयासों से विस्मयकारी और अविश्वसनीय अभियानों में सफलता इनको प्राप्त हुई और स्पेनियों ने पेरू में जाकर इस वहाँ की समृद्ध संस्कृति का विनाश किया और यहाँ के जो शासक थे उन शासकों के पास जो धन दौलत थी, स्वर्ण, रजत, रत्न भंडार, उन सबको लूट लिया। और कहा जाता है कि राजा सहित कई
लोगों को, धनाढ्य व्यक्तियों को इन्होंने लूटा और राजा सहित हजारों लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया। और कहा जाता है इस धन का सदुपयोग लेकिन स्पेन वासी अपने विकास के लिए नहीं कर पाए। और इसके बाद ये सारा जो विश्लेषण हम करते हैं उसके बाद हम क्या पाते हैं कि स्पेनी लोग अमेरिका तो पहुंच गए लेकिन वहाँ नहीं पहुँचे जो उनकी डिमांड थी, जो उनकी इच्छा थी, यानी भोग विलासिता की वस्तुओं को फिर भी वो प्राप्त नहीं कर सके। और यहाँ अमेरिका में न तो उनको गरम मसाले प्राप्त हुए, न कपड़ा, न रेशम और न ही अन्य भोग विलासिता के उत्पाद इन्हें प्राप्त हुए। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर स्पेन वासियों के द्वारा अमेरिका में और जहाँ जहाँ भी उनके द्वारा द्वीपों की खोज की गई वहाँ पर स्थायी बस्तियाँ बसाई गई, कृषि कार्य स्थापित किए गए, विभिन्न फसलें तैयार की गई और यहाँ स्पेन के कई धर्म प्रचारकों ने यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया, विश्वविद्यालयों की स्थापना की और नए तरीकों से देश को विकसित करने का प्रयास किया। और महत्वपूर्ण रूप से सबसे बड़ी जो बात थी वो था कि यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति का वर्चस्व वहाँ स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्पेन ने नई दुनिया में अपने औपनिवेशिक साम्राज्य को स्थापित करने का कार्य किया। और कहा जाता है कि सोटो नामक के एक अन्वेषक ने मिसिसिपी नदी की भी खोज की, उस क्षेत्र को खोजा। कोर्टेज ने मध्य अमेरिका के कैलिफोर्निया की खोज की और इस प्रकार से इन्होंने अमेरिका के महत्वपूर्ण स्थानों को खोजा। यहाँ अगर हम इस स्पेन के विस्तार को देखकर पुर्तगाल और स्पेन के औपनिवेशिक साम्राज्य का अंतर देखें तो हम क्या पाते हैं, प्रमुख रूप से इन दोनों देशों में एक अंतर पाया जाता था कि पुर्तगाली जो थे उन्होंने जो साम्राज्य स्थापित किया उसका प्रमुख उद्देश्य स्थानीय लोगों के साथ व्यापार करना था, यानी उनका उद्देश्य व्यापारिक था, शुद्ध व्यापारिक था। चाहे उन्होंने एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार किया या अन्य देशों में किया। और दूसरा इनका जो उद्देश्य था वो धर्म का, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इसके ठीक विपरीत यदि हम स्पेनी साम्राज्य के औपनिवेशिक साम्राज्य को देखें तो हमें ये लगता है कि इनका जो उद्देश्य था वह अपनी बस्तियां कायम करना और उन स्थानों पर अपना अधिकार स्थापित करना था और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो दोनों देशों, पड़ोसी देशों में ये प्रमुख अंतर हमें औपनिवेश के संबंध में देखने को मिलता है। ये था आपके पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा उपनिवेशवाद का विस्तार किस प्रकार से किया गया और किस प्रकार से नई खोजें उन्होंने की। अब हम देखते हैं कि इस प्रतिस्पर्धा में पुर्तगाल और स्पेन के बाद तीसरा जो देश यूरोप का जिसने भाग लिया वो था इंग्लैंड, यानी अंग्रेज़ों ने भी अपने यहाँ पर प्रयास शुरू किए और उनमें भी धन प्राप्त करने की लालसा हमें देखने को मिलती है। ये उपनिवेशवाद की जो प्रवृत्ति इंग्लैंड में हमें देखने को मिलती है वो सबसे पहले इंग्लैंड के शासक हेनरी सप्तम के समय देखने को मिलती है। हेनरी सप्तम ने 1497 ईस्वी में जॉन केबट नाम के एक नाविक को चीन और भारत के पहुंचने का जलमार्ग खोजने के लिए उसने भेजा, लेकिन
जो केबट था वो भारत नहीं पहुंचा और अमेरिका के तट पर पहुंच गया। और केबट ने वहां पर एक नए द्वीप या प्रदेश की खोज की जिसे कि न्यू फाउंडलैंड के नाम से पुकारा जाता है। यानी केबट ने किस द्वीप की खोज की? न्यू फाउंडलैंड द्वीप। और उसे ये पता नहीं था, केबट को ये पता नहीं था कि वह नए महाद्वीप पर पहुंच गया है। और इसके बाद 1577 ईस्वी में इंग्लैंड के फ्रांसिस ड्रेक ने जल मार्ग के द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने का निश्चय किया और 3 वर्ष तक वह इस अभियान के लिए चक्कर लगाता रहा और काफ़ी कुछ उसे सफलता भी प्राप्त हुई। फिर इसके बाद हम इंग्लैंड का जो और प्रयास रहा अंग्रेज़ों का, उसमें 1578 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने गिलबर्ट को अमेरिका की तरफ रवाना किया और कहा जाता है कि वह न्यू फाउंडलैंड तक गया, लेकिन उसका अभियान असफल रहा। और 6 वर्ष के बाद फिर एलिजाबेथ ने पुनः वाल्टर रेले को भेजा और वह वाल्टर रेले सेंट लॉरेंस नदी और दक्षिण में फ्लोरिडा के बीच में बस्ती बसाने में सफल हो गया। तो वाल्टर रेले को यहाँ अमेरिका में बस्ती बसाने में सफलता प्राप्त हुई। बाद में फ्लोरिडा और उसके बीच में सेंट लॉरेंस नदी के बीच का जो भूभाग था उस क्षेत्र को वर्जीनिया के नाम से पुकारा गया और उसका नाम क्षेत्र का वर्जीनिया रखा गया। फिर 1585 और 87 ईस्वी के लगभग अंग्रेज़ों ने उत्तरी कैरोलिना तट पर बस्ती बसाने का प्रयास किया और कहा जाता है कि उस प्रयास में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुर्तगाल और स्पेन के बाद अंग्रेज़ों ने भी अमेरिका में अपने असफल प्रयास किए। कुछ स्थानों पर उनको सफलता प्राप्त हुई और कुछ पर उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। और 16वीं शताब्दी तक आते आते बाद में इंग्लैंड में काफ़ी आर्थिक परिवर्तन हुए और कृषि का व्यवसायीकरण हुआ और उसके बाद वहाँ पर आर्थिक मंदी शुरू हुई और कई मज़दूर बेकार हो गए और कई ऐसे मज़दूर जो बेकार हो गए थे या वहाँ के जो जनता थी कमाने के लिए इंग्लैंड छोड़कर बाहर जाने लगी। और फिर यहाँ के जो व्यापारी थे वो दूसरे देशों में पूंजी लगाने को भी उत्साही हुए और इसीलिए इंग्लैंड में कई कंपनियां भी स्थापित की गई। और 1606 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने प्रमुख रूप से 2 कंपनियां स्थापित की गई। एक कंपनी का नाम था प्लाई माउथ वाली कंपनी और दूसरी कंपनी का नाम था लंदन वाली कंपनी, जो कि अमेरिका के साथ व्यापार करने के काम के लिए बनाई गई थी और बस्तियां बसाने के लिए इसको अधिकार पत्र इंग्लैंड की महारानी के द्वारा दिया गया था। और कहा जाता है कि प्लाईमाउथ कंपनी ने जेम्स टाउन नामक एक बस्ती की स्थापना भी की थी और इसके बाद अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे कई नई कंपनियां और बस्तियां यहाँ पर स्थापित की। तो इस दौड़ में इंग्लैंड या अंग्रेज भी कुछ पाने के प्रयास में सफल हुए। अंत में हम देखेंगे कि सबसे अंत में फ्रांसीसियों के द्वारा विस्तार कार्य प्रारंभ किया गया, उपनिवेश की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ की गई
और उसमें सबसे पहला जो प्रयास किया गया 1524 ईस्वी में फ्रांस के शासक ने बेरास्नो नामक एक इटालियन नाविक को एक अभियान के लिए भेजा, और वह कहा जाता है कि नॉर्थ कैरोलिना और न्यूयॉर्क तक के क्षेत्र की इसने खोज की। फिर दूसरा यहाँ से एक और अभियान भेजा गया और उसका अन्वेषक था फ्रांसीसी जार्क कार्ल्या, जो कि नई दुनिया में यानी अमेरिका पहुँचा और यहाँ पर सेंट लॉरेंस नदी की यात्रा उसने की और वहाँ पर अपनी एक व्यापारिक चौकी भी उसने स्थापित की और उसने एक नाम प्रदान किया उस नगर को, और उस नगर का नाम रखा मॉन्ट्रियल। और बाद में कहा जाता है कि एक और अभियान के लिए फ्रांस ने एक अन्वेषक को भेजा और उसका नाम था सामुएल शैम्पले, और उसने कहा जाता है कि क्यूबेक पर अपना अधिकार जमाया, और इस प्रकार से इन साहसिक नाविकों का और खोजकर्ताओं का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने नई दुनिया अमेरिका को खोजा और अपने उपनिवेश वहाँ पर स्थापित किए। इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में हम क्या देखते हैं कि पुर्तगाली, स्पेनिश, अंग्रेज, फ्रेंच नाविकों ने अपने अदम्य साहस, कठोर परिश्रम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए उपनिवेशवाद की शुरुआत की और उस उपनिवेश स्थापित करने को उन्होंने संभव बनाया और उन्हें काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई। इसके साथ ही ये आपका जो टॉपिक है उपनिवेशवाद की शुरुआत, ये समाप्त होता है। इसके साथ ही आपको एक क्विज़ इस टॉपिक से संबंधित दी जा रही है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप 5 क्वेश्चन है। आप सभी छात्रों को इसके आंसर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें से एक आंसर आपको बताना है जो कि इस टॉपिक में से ही लिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न भी आपको दिए गए हैं, जो कि असाइनमेंट के अंतर्गत है, जिसका आंसर आपको तैयार करना है और पीडीएफ के माध्यम से इस पूरे टॉपिक का मटेरियल आपको पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। उसको पढ़कर आप आसानी से ये असाइनमेंट और क्विज़ जो आपकी है उसको आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद और थैंक्स। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। कैसे करते हैं?